हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ऑस्कर अवार्ड, उसके बारे में अपडेट है महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश बजट, उस पर भी विशेष तौर पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार, उनके विजेता को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी मामले की जाँच के लिए एक कमेटी बनाई है। कौन लोग हैं उसमें, अध्यक्षता कौन कर रहा है। पोर्टर अवार्ड मिला है केंद्रीय मंत्रालय को, उसके बारे में बात करेंगे। वियतनाम चलेंगे, मैप के थ्रू बताएंगे आपको वहाँ के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, और भी कई मुद्दे हैं, सब पर चर्चा करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि मैराथन वीडियो आ रहा है करंट अफेयर्स का, 1 जनवरी से 8 मार्च तक का होगा। और कब आएगा ये? 9 मार्च की सुबह 11 बजे। देखना मत भूलना, ये वीडियो होगा लाइव आपके लिए। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, उन सब के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज़, PDF करंट अफेयर्स का, वो सब अवेलेबल है मेंबरशिप के जरिए। डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। ऑस्कर समारोह 2023 में विजेताओं को अवार्ड देने के लिए किस भारतीय एक्ट्रेस को आमंत्रित किया गया है? क्या नाम है उनका? आंसर होगा इसका दीपिका पादुकोण, ठीक है। और न्यूज़ मेरे बगल में देख रहे हैं आप। तो इस बार दीपिका पादुकोण को ऑस्कर अवार्ड देने वाली हस्तियों में शामिल किया गया है, ओके। और ये लिस्ट है एकेडमी अवार्ड्स के लिए, मतलब वो जो समारोह होगा उसमें जो विजेताओं को अवार्ड देंगे उन सब की लिस्ट जारी की गई है। ये 95th एकेडमी अवार्ड है, जिसे ऑस्कर अवार्ड कहा जाता है, ठीक है। तो दुनिया भर के एक्ट्रेस, डायरेक्टर, ये सब हैं उनमें, और उनमें यहाँ पर ये नाम देख रहे हैं दीपिका पादुकोण का, ओके। और ये जो ऑस्कर अवार्ड होने जा रहा है वो भारत के लिए ख़ास भी है। इसमें 3 महत्वपूर्ण भारतीय फिल्में वहाँ पर नॉमिनेट की गई हैं, और अभी कंपटीशन चल रहा है, फाइनल हुआ नहीं है। फाइनल कब होना है, ये अवार्ड समारोह कब होगा? तो 12 मार्च को आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? अमेरिका के लॉस एंजलिस में, वहाँ का जो डॉली थिएटर है, डॉली थिएटर वहाँ पर, ओके। और हाँ, मैंने आपको बताया कि 3 फिल्में वहाँ कंपटीशन में हैं इस वक्त। नॉमिनेशन है इन 3 फिल्मों का, और वो अलग अलग तरह, जैसे ऑल द ब्रीड्स है, ब्रीड्स, उसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है। द एलिफेंट विस्पर्स, उसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के श्रेणी में रखा गया है। RRR, उसका जो नातू नातू सॉन्ग है, उसे सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में रखा गया है। तो नॉमिनेशन है, फाइनल क्या अवार्ड मिलता है ये कब पता चलेगा? तो ये पता चलेगा 12 मार्च को, ठीक है। देखिए, RRR ने ऑस्कर के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था, लेकिन अंत में सिर्फ एक ही स्थान मिल पाया, नॉमिनेशन हो पाया है। हालांकि फाइनल अभी नहीं है, ये पता चलेगा 12 मार्च को। और RRR फिल्म जो है ना, उसे ऑस्कर में भारत के दावेदार के रूप में FFI ने खारिज कर दिया था। उसकी बजाय भारत की ओर से छैला शो को भेजा गया था। हालांकि फिल्म छैला शो अंतिम जो 5 नॉमिनेशन थे उनमें जगह नहीं बना पाई थी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं 12 मार्च को। फिर भी ये इम्पॉर्टेंट बात है कि दीपिका पादुकोण वहाँ पर अवार्ड देंगी तमाम विजेताओं को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता का नाम बताएं, जिन्हें बेलारूस में मार्च 2023 में ही 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। आंसर होगा एलेस बालियात्स्की, ठीक है, एलेस बालियात्स्की। तो ये नोबेल पीस प्राइज़ विजेता हैं। 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। बेलारूस की एक अदालत ने ये 3 मार्च को फैसला सुनाया है। इन पर क्या आरोप है? न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। भारत में भी बहुत प्रमुखता से जो द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, उन सब ने इसको कवर किया है। इन पर यह आरोप है कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने धन की तस्करी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, और देश में विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों को फाइनेंस करने का काम किया है। ये दोषी ठहराया गया है, और भी उनके साथियों को इसके लिए दोषी ठहराया गया। तो एक बार ये देख लेते हैं कि बेलारूस कहाँ पर है, तो समझ में आएगा पूरी बात। ये रहा प्यारा भारत, और अब चलते हैं बेलारूस की ओर, ठीक है। बेलारूस कहाँ? ये तो रूस हो गया, रशिया हो गया,
ठीक है। और यहाँ पर ये रहा यूक्रेन, और इसी के ये इस जगह पर है, ये है बेलारूस, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये है बेलारूस। और आपको बताऊं कि नोबेल शांति पुरस्कार जो 2022 का मिला था वो 3 को मिला था। एक तो एलेस बियालित्स्की बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और सरकार के विरोध में हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो रूस समर्थक है। और वहाँ जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त यूक्रेन में, कौन है, उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो वो रूस के काफ़ी प्रबल समर्थक माने जाते हैं और इन पर प्रभाव है यूरोप और पश्चिमी देशों का, ठीक है। और उनका विरोध करते थे, इसीलिए वजह से इनको जेल में भी रखा हुआ है बहुत दिनों से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि 2022 नोबेल शांति पुरस्कार 3 विजेताओं को मिला था। एक तो एलेस को मिला था, और दूसरा मेमोरियल रूस का मानवाधिकार संगठन है, और तीसरा है यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन सिविल लिबर्टीज़, ठीक है। तो इनको फ़िलहाल जेल में डाल दिया गया है 10 साल के लिए। इन्होंने 1980 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना के लिए बेलारूस में बहुत सारे आंदोलन किए थे और पूरा जीवन लोकतंत्र के लिए इन्होंने समर्पित कर दिया, ऐसा बताया जाता है। ओके, तो ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक कैदी के तौर पर वहाँ बंद हैं बेलारूस में। ओके, तो बेलारूस की बात कर रहे थे हम, और उसकी राजधानी क्या है, मिन्स्क। ओके, मुद्रा क्या है, बेलारूसियन रूबल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह मामले की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की है? आंसर होगा AM सप्रे। वो कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, ठीक है। देखिए क्या है मामला कि हिंडनबर्ग एक अमेरिका की फर्म है, शॉर्ट सेलर्स फर्म है। तो उसी ने बहुत सारे अडानी के बहुत सारे गड़बड़ियों के बारे में दावा किया था कि ये सब गड़बड़ियाँ अडानी ग्रुप में है, बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। तो ये जो पूरा मामला हुआ उसके बाद शेयर बाज़ार में धराम भी हुआ था। इसके शेयर अडानी के बहुत बुरी तरीके से 4000 से घट के 1200 रुपये के आसपास प्रति शेयर हो गए थे। हालांकि अब फिर से चढ़ना शुरू हुआ है इनका शेयर, अडानी ग्रुप की तमाम कंपनियों का। तो वो जो मामला था, जो आरोप लगे हैं, तो उसी को लेकर जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है अभी मार्च में ही। 6 मेंबर की एक कमेटी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस AM सप्रे इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं इस कमेटी के। ओके, और ये कमेटी 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। इसमें बाकी मेंबर कौन है? 5। तो एक तो इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी हैं, इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन KV कामत हैं, SBI के पूर्व चेयरमैन OP भट्ट हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस JP देवधर हैं, एडवोकेट हैं सोमशेखर सुंदरसन, वो, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF है वहाँ से ले सकते हैं। डेली का PDF फ्री होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एशियाई शतरंज महासंघ ने मार्च 2023 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? आंसर होगा D गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं और उनको अभी हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। ये देख रहे हैं क्यों मिला ये अवार्ड? तो महाबलीपुरम में जो 44th जो शतरंज ओलंपियाड हुआ था, तो उसमें इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ स्कोर बनाया था, गोल्ड मेडल जीता था। तो उनकी इस उपलब्धि के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और आपको बताऊं कि 2700 एंग्लो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले छठे भारतीय हैं और 2700 से ऊपर की रेटिंग पाने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। ओके, तो उनको ये अवार्ड दिया गया है और ये दुबई में एक आयोजित किया गया कार्यक्रम, वहाँ पर। एशियाई शतरंज महासंघ, उसका मुख्यालय कहाँ है? UAE में, अल एन में, ठीक है। उसके अध्यक्ष हैं सुल्तान बिन खलीफा अल नाहयान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय या कहें केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय, तो उसे पोर्टर पुरस्कार 2023 मिला है किस काम के लिए, क्या वजह से? आंसर होगा कोविड-19 प्रबंधन, ठीक है।
ये सम्मानित किया गया मार्च में। इसकी घोषणा अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया डायलॉग आयोजित किया गया था, उसी दौरान हुआ। और दरअसल कोविड-19 का जो दौर था उस दौरान वैक्सीन विकसित करने, उसमें सहयोग देने से लेकर जो टीकाकरण हुआ उसको लेकर देश की प्रशंसा की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रशंसा की गई है। पोर्टर जो थे और जिनके नाम पर ये अवार्ड है वो मशहूर अर्थशास्त्री थे। पूरा नाम था उनका माइकल ई पोर्टर, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया था। और ये अवार्ड केंद्र सरकार को दिया गया है, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। ओके, तो जो पूरा काम किया गया उन सब के लिए। अभी केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? क्या नाम है उनका? आंसर होगा वो वांग थुओंग। क्या नाम है? वो वांग थुओंग। तो वियतनाम जो सोशलिस्ट गणराज्य है, तो उसकी नेशनल असेंबली ने कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्य वो वांग थुओंग उनको प्रेसिडेंट चुन लिया है और उन्होंने शपथ भी ले ली है। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं वहाँ का। कार्यकाल उनका 2026 तक का होगा। किसकी जगह ली है उन्होंने? तो गुयेन जुआन फुक की जगह ली है, जिन्होंने जनवरी में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केयर टेकर के तौर पर वो काम कर रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। एक बार देख लेते हैं कहाँ है ये वियतनाम। तो प्यारा भारत है और वियतनाम पास में ही है। ये वाला जो हिस्सा है ये है वियतनाम। इसके पड़ोसी कौन कौन से देश हैं? तो इस तरफ तो चाइना हो गया, ठीक है ना, इधर लाओस हो गया, ओके, ये वाला हिस्सा, और ये यहाँ साउथ चाइना सी है। तो वियतनाम, उसकी राजधानी क्या है? हनोई। प्रेसिडेंट कौन है? वही नए वो वांग थुओंग। आबादी करीब 10 करोड़ के आसपास ही है। मुद्रा है यहाँ की डोंग। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डोपिंग के आरोप में नाडा ने, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो उसने भारत के एथलीट यानी धावक ऐश्वर्या बाबू पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया? आंसर होगा 4 वर्ष, 4 साल के लिए। नेशनल रिकॉर्ड धारक हैं ट्रिपल जंपर, तो उनको 4 साल का बैन लगा गया है। उन पर प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का आरोप है। दरअसल हुआ ये था कि पिछले साल 13 और 14 जून 2022 को चेन्नई में उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान ऑस्टेरिन, एक ड्रग है, दवा है, उसके लिए पॉजिटिव पाया गया था, जो इनको नहीं लेना था। और उन्होंने इस चैंपियनशिप में 14.14 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड के साथ साथ गोल्ड मेडल जीता था। तो नाडा का ये अब कहना है, क्योंकि पिछले साल सैंपल लिया गया था, फिर उसकी टेस्टिंग हुई और उसके बाद ये कहा गया है नाडा के द्वारा, नाडा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो उसका कहना है कि ये प्रतिबंध लगाया गया है एनाबॉलिक स्टेरॉयड उसका इस्तेमाल करने की वजह से। ओके, और अयोग्यता का जो समय है वो 18 जुलाई 2022 से शुरू हो चुका है। और दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश बजट के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में हमसे पूछा था कि मध्य प्रदेश बजट के बारे में डिटेल वीडियो कब आ रहा है, तो आपके सामने है अब। और ख़ास बात है कि यहाँ पर 1 लाख सरकारी भर्ती का ऐलान किया गया है और ये इसी फाइनेंशियल ईयर में, मतलब दिसंबर से पहले 1 लाख भर्तियाँ हो जाएंगी, ऐसा सरकार का कहना है। और ये बजट जो है ना टोटल 3.14 लाख करोड़ का है। तो पूरे बजट के बारे में अच्छे खासा डिटेल है, PDF भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है आपके लिए, और इसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मेंबरशिप प्लान है, आपके तमाम एग्जामिनेशन बहुत मदद करेगा, खासतौर पर करंट अफेयर्स के लिए। और 50% डिस्काउंट चल रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप। क्या क्या फ़ायदा है, तो वो है करंट अफेयर्स का PDF मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। और उसमें भी करंट अफेयर्स कई तरीके के होते हैं। एक होता है MCQ, एक होता है MCQ विद नोट्स, 1 लाइनर भी होता है। इसके अलावा मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स का वीकली और मंथली, सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है उस पर। और टेस्ट सीरीज़ है तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए, आपके राज्यों के एग्जामिनेशन, नेशनल एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव हैं, उन सब के टेस्ट सीरीज़ हैं ढेर सारे, तो वो भी ले सकते हैं आप। और बुक्स पे छूट मिलती है। तो ये पूरा पैकेज है
1 ईयर का मेंबरशिप है, 1 साल का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मामूली सी रकम में आपको ये मेंबरशिप मिल जाएगा। 50% का डिस्काउंट चल रहा है अभी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का पहला पेपरलेस बजट या कहें इसको ई बजट किस वित्त वर्ष में विधानसभा में पेश किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये मध्य प्रदेश का पहला ई बजट है। आंसर होगा 2023-24, ठीक है। और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में, शिवराज चौहान गवर्नमेंट प्रेजेंट्स द फर्स्ट ई बजट। तो प्रेजेंट किया गया फर्स्ट ई बजट। किसने पेश किया ये बजट और कब? 1 मार्च को। और किसने पेश किया? तो वहाँ के वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, उन्होंने ये पेश किया है। ई बजट, पेपरलेस बजट, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं टैबलेट है यहाँ पर, और वो जो वित्त मंत्री हैं वो टैबलेट से ही पढ़ रहे हैं, पूरा बजट भाषण दे रहे हैं, उसी से पॉइंट देखकर बोल रहे हैं। क्या नाम है इनका? जगदीश देवड़ा। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? क्या लक्ष्य है खर्च का? आंसर होगा 3.14 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। 3.14 लाख करोड़ रुपए का ये खर्च का बजट बनाया गया है सरकार के द्वारा, ओके। और ये तो मैंने आपको बताया कि पहला ई बजट है या कहें पेपरलेस बजट है। तो ये बजट है 3.14 लाख करोड़ रुपए का। और इसमें अगर बात करेंगे हम पिछले वित्तीय वर्ष का कितना का बजट था, 2.79 लाख करोड़ रुपए का था। कितना? 2.79 लाख करोड़ रुपए का था। और पिछले बजट की तुलना में इस बार का जो बजट है, लेटेस्ट बजट, वो 13% ज़्यादा है। और अब बात करते हैं कि कैसे कैसे आय का लक्ष्य रखा गया है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि खर्च ज़्यादा होने वाला है 3.1 लाख, लेकिन इनकम का जो लक्ष्य है वो कम है, 2.81 लाख करोड़ रुपए का ही इनकम का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट यानी राजस्व प्राप्तियाँ, वो कितना मिल रहा है? तो 2.25 लाख करोड़ रुपए। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? तो टैक्स राज्य सरकार का, इसके अलावा केंद्र सरकार से जो प्राप्त होता है टैक्स का हिस्सा, अनुदान, वो मिलाते हैं, तो ये होगा 2.25 लाख करोड़ रुपए। दूसरा क्या है? कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्तियाँ। जैसे सरकार लोन ले रही है और सरकार ने दूसरों को लोन दिया है तो वहाँ से वसूली भी हो रही है, वो है 55,950 करोड़ रुपए। बड़ी भारी मात्रा में सरकार कर्ज लेने जा रही है। तो कहाँ कहाँ से आएगा पैसा, ये देख रहे हैं आप। ये लोक ऋण 20% जो है वो सरकार लोन ले रही है। राजस्व जो कर है राज्य का वो 31% है। केंद्रीय करों में जो हिस्सा है, जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी में 15% राज्य का हिस्सा होता है, तो वो हो गया 28% जो पूरे बजट का है। करेत्तर राजस्व जो मुख्य तौर पे जो कर है, उसके अलावा जैसे क्या हुआ, जैसे रजिस्ट्री कराने जाते हैं आप अपनी ज़मीन का, मकान का, तो उसमें जो स्टाम्प शुल्क लगता है, तो वो हो गया, उस तरह का जो पैसा है वो करेत्तर राजस्व है। वो है 5%। केंद्र से सहायता अनुदान है वो 16% है। तो इस तरीके से ये इनकम आया है। अब देख लेते हैं जो खर्च है वो कहाँ कहाँ कैसे हो रहा है। तो खर्च का लक्ष्य क्या है? 3.14 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पर आप अंतर समझिएगा कि हम इनकम कम कर रहे हैं और खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 2.25 लाख करोड़ रुपए है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 56,256 करोड़ रुपए, ओके। यहाँ पर पूंजीगत जो खर्च है यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या हुआ? जो डेवलपमेंट के कार्य है, लोगों को फंड देना, लोन देना, सहायता देना, ये सब हुआ, ओके। तो कुछ और पॉइंट बता दूं आपको कि कुल बजट का लगभग 20% राज्य के द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में उसके लिए प्रावधान किया गया है। और ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, फुल फॉर्म क्या हुआ? अगर इंग्लिश में कहेंगे जीएसडीपी का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उस राज्य का जो जीडीपी कहिए, नेशनल पे जैसे जीडीपी होता है वैसे ही राज्य में जीएसडीपी कहते हैं उस चीज़ को जो उस राज्य का है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में
राज्य के राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझना है कि राजस्व घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट बताते हैं आगे। आंसर होगा 4.02%। ठीक है, क्या है 4.02%। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। क्या हुआ फिस्कल डिफिसिट, मतलब क्या हुआ, मतलब टोटल जो एक्सपेंडिचर है, खर्च हो रहा है, उसको हम लोन का जो चुकता किया जा रहा है उसको हटा देते हैं, और जो इनकम हो रहा है हमारा उसमें हम जो कर्ज ले रहे हैं उसको हटा देते हैं, तो वो जो होता है उसको फिर कैलकुलेट करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो हमें राजस्व घाटा कहलाता है। ओके, मतलब हमारा जो नेट इनकम है बिना कर्ज लिए हुए और जो खर्च है उसमें भारी अंतर है, और वो अंतर कितना है, अगर हम जीएसडीपी का कहेंगे तो वो 4.02% है। ओके, पूरी बात समझ रहे हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा है। आंसर होगा 7.06%। ठीक है, जो 2023-24 का बजट है उसमें जीएसडीपी का ये टारगेट रखा गया है। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी होता है ना, जीडीपी जैसे ही कहा जाए समझ लेना आप नेशनल स्तर पर, और जीएसडीपी कहा जाए तो समझ लेना आप उस खास स्टेट के बारे में, राज्य के जो राज्य घरेलू उत्पाद है उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो टोटल कितना होने की उम्मीद है, 13.22 लाख करोड़ रुपए, और पिछले साल की तुलना में अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो वो होने जा रहा है 7.06%। कुछ आंकड़े दिखा देता हूँ मैं आपको, अभी के और पिछले के। तो 2023-24 उसका अनुमानित है 7.06%। इससे पहले वाले जो वर्ष था 2022-23 उसका 16.43%, अच्छा खासा अनुमान था, और 2021-22 का 18.02%। ये अनुमानित नहीं है, मतलब ये एक्चुअल आंकड़ा आ चुका है। इन 2 वर्षों का अनुमानित है, तो अगर कोई सरकार नई रिपोर्ट जारी करती है तो हो सकता है इसमें चेंज हो जाए। ठीक है, या फिर अगले साल जो बजट पेश होगा तो उसमें ये हो सकता है 22-23 का जो आंकड़ा है वो चेंज आपको नजर आए। इस चीज़ को आपको समझ लेना है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे कि देश के जीडीपी में मध्य प्रदेश का कितना योगदान है, तो वो है 4.8%। और वैश्विक जो मंदी थी या मंदी है अभी इस वक्त, तो उस वक्त माना जा रहा है कि ये जो ग्रोथ रेट है वो ठीक ठाक है, उत्साहजनक ये देखा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने लाडली बहना योजना, उसके तहत 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने कितनी राशि देने का ऐलान किया। आंसर होगा 1000 रुपये प्रति महिला हर महीने ये अकाउंट में जारी किया जाएगा। ओके, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना के फंड के लिए पहले ही साल 8000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 1,000 रुपये महीने डाले जाएंगे। और आपको बताऊं, दरअसल मध्य प्रदेश में दिसंबर में उम्मीद है चुनाव होंगे, और वहाँ पर 5.39 करोड़ वोटर्स हैं, और उसमें से लगभग आधे 2.6 करोड़ महिलाएं हैं। तो एक तरह से उनको रिझाने की भी कोशिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ देख लेते हैं कि महिलाओं के लिए जो इस बजट में जो प्रावधान रखा गया है बजट में, वो कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण। और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का जो बजट है ना, टोटल बजट में से उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए महिलाओं पर फोकस किया गया है। तो यही इस बजट की खासियत है। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 8000 करोड़ रुपए, महिला स्व सहायता समूह को क्रेडिट लिंकेज दिया जाएगा, ये 5084 करोड़ रुपए। सामाजिक पेंशन स्कीम को भी बढ़ा दिया गया है, लगभग काफ़ी बढ़ोतरी की गई, तो 3525 करोड़ रुपए का ये बजट तय किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना 929 करोड़ रुपए। मातृ वंदन योजना ये है 467 करोड़ रुपए। इसके अलावा 300 करोड़ रुपए विशेष पिछड़ी जातियों की महिलाओं के पोषण के लिए रखा गया है। 660 करोड़ रुपए महिलाओं को 3 लाख तक का कर्ज दिया जाएगा, 2% के अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा, तो ये है। 400 करोड़ रुपए प्रसूति सहायता योजना के लिए है। 80 करोड़ रुपए कन्या विवाह निकाह योजना के लिए है।
तो ये महिलाओं के लिए ज़बरदस्त इसमें फंड का प्रावधान किया गया है। यही खासियत हम लोग को इस बजट में देखने को मिल रहा है। तो अब बजट की कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। तो इसमें सबसे जो अच्छा खासा योगदान देखने को मिल रहा है 36,950 करोड़ रुपए वह अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए। एससी उप योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपए है। राजकीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाएगी 11,400 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए। जल जीवन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन के लिए 7,332 करोड़ रुपए। 15वें वित्त आयोग के अनुसार आवश्यक सुधारों को पूरा करने की सहायता के लिए 6,935 करोड़ रुपए। अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5,520 करोड़ रुपए। अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5,520 करोड़ रुपए। और ये आप देख रहे हैं कि किसानों को 5 HP का कृषि पंप, थ्रेशर और एक लाइट कनेक्शन के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए ये है 4,775 करोड़ रुपए। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 4,641 करोड़ रुपए है। इसके अलावा और भी ढेर सारे, ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं आप अलग अलग योजनाओं के लिए मिशन के बारे में। तो सारी जितनी भी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की वो यहाँ पर दी हुई हैं और बाकी ये रहे। तो ये सब योजनाएं हैं और उनके लिए जो बजट एलोकेट किया गया है वो सब यहाँ पर रहा। ठीक है, और ये पूरा इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण कंटेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। और हाँ, आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, आपके बहुत काम आएगा आपकी एग्जामिनेशन के तैयारी के लिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ है, करंट अफेयर्स का PDF है, करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ हैं, तमाम दूसरे सब्जेक्ट के भी हैं, सभी एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज़ और बुक्स पे डिस्काउंट भी है। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, 50% का डिस्काउंट चल रहा है आपके लिए।